इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो टॉपिक है ये इवोल्यूशन से लिया गया है। जब भी हम इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, मतलब आज हमें जो कुछ भी पता है इवोल्यूशन के बारे में, बात यहाँ पर ये आती है कि क्या ये बातें पहले से ही प्रूवन थी या फिर इसको मॉडिफाई करके आज हमारे पास जो डेफिनेशन होता है इवोल्यूशन का वो हम कहते हैं। जैसे कि इवोल्यूशन के लिए हम कहते हैं कोई भी इस टाइप का चेंज जो कि हेरिटेबल बेसिस पे काम करता हो, यानी एक ऐसा चेंज जो कि पेरेंट्स में आएगा एंड विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस वो जो है ऑफस्प्रिंग में भी जाएगा एंड वक्त के साथ साथ कुछ कैरेक्टर में मॉडिफिकेशन होते रहेंगे और इन सारे चेंजेस को हम इवोल्यूशन का नाम देते हैं। तो ये जो डेफिनेशन आज हम कह रहे हैं, क्या एक्चुअल में बहुत स्टार्टिंग टाइम से इसी डेफिनेशन को वैलिडेट किया गया था या फिर डेफिनेशन कुछ और भी था? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो लैमार्क की जो थ्योरी है, दिस इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट थ्योरी जिसको कि रखा गया था फॉर डिफाइनिंग द इवोल्यूशन। लैमार्क जो थे, मतलब जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस टाइम में, लैमार्क एक ऐसे, मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसे साइंटिस्ट के बेसिस पे उन्होंने काम किया जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में डेफिनेशन दिया, इवोल्यूशन को डिफाइन किया, और उस टाइम पे यही सबसे बड़ी एक बात हुआ करती थी। इतना ही नहीं, लैमार्क की जो थ्योरी थी उसमें ऑब्वियसली बहुत सी कमियां रह गई थी। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं लैमार्क की जो कि हम आज भी यूज करते हैं, मैक्सिमम बातें ऐसी हैं जिनको कि डिस्प्रूव कर दिया गया, लेकिन समहाउ ऐसी मतलब हम देखेंगे कि क्या एक्चुअल में लैमार्क ने थ्योरी दी थी, क्यों उसको समहाउ जो है अप्रूव नहीं किया गया, क्या क्या कमियां रह गई थी। ठीक है, हम इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन डील करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कि मैंने कहा था, थ्योरी जो मतलब अलग अलग थ्योरी रखी गई जो कि एक्चुअल में समझा पा रही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है स्पीसीज के अंदर, यानी सिंपल भाषा में कहें तो एक स्पीसीज कैसे इवॉल्व होके जो है दूसरी स्पीसीज में बदल जाती है, इसी चीज को स्टडी करने के लिए जो है मेनली देखा गया था और अलग अलग बेसिस पे जो है इवोल्यूशन की थ्योरी दी गई थी। तो सबसे पहली थ्योरी दी गई लैमार्क के थ्रू। ठीक है, लैमार्क की कमियों को पॉइंट आउट किया गया, दूर किया गया थोड़ा बहुत, और डार्विन की थ्योरी आई। लेकिन डार्विन की थ्योरी भी पूरी सही नहीं थी, इसलिए अभी के टाइम में जो हम थ्योरी यूज करते हैं या इवोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हमें समझ में आती हैं या हम करते हैं, वो सारी बातें सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की हैं। यानी आज के टाइम में जो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है इवोल्यूशन की वो ये है। इसमें आपको मेनली जो है वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि आज हम नॉर्मली डेफिनेशन को बताने के लिए यूज करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा थ्योरी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लैमार्किज्म के ऊपर। सो लेट्स सी लैमार्क की जो थ्योरी थी अबाउट द इवोल्यूशन। सबसे पहले जो है लैमार्क ने जो है लैमार्किज्म का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, और इट वाज द वेरी फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने की इवोल्यूशन के बारे में बताया था, इवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक है, सो 18th सेंचुरी के अंदर although some 18th century naturally suggested that life evolve as environment change, only one proposed a mechanism for how life changes over time, that is the French biologist Jean-Baptiste de Lamarck। ठीक है, तो ये हुआ था कि 18th सेंचुरी में बहुत से ऐसे नेचुरलिस्ट आए थे जिन्होंने कि लाइफ को इवॉल्व होने की अलग अलग थ्योरी दी थी, और ये भी कहा था कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता है ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते रहते हैं। लेकिन लैमार्क एक ऐसे थे जिन्होंने कि एक्चुअल में कहते हैं ना कि सभी चीजों को एक वैलिड पॉइंट के साथ प्रेजेंट करना, वो इन्होंने किया था। और इन्होंने बताया कि लाइफ जो है, हाउ लाइफ चेंजेस ओवर टाइम, लाइफ जो है वक्त के साथ साथ कैसे बदलती है, कैसे चेंज होती है, ये बात जो है लैमार्क ने बताया था। ये वो आउटलाइन ऑफ हिज थ्योरी इन 1801। इन्होंने जो है अपनी थ्योरी, यानी इनका क्या सोचना है इवोल्यूशन के बारे में, ये 1801 में इन्होंने मेनली जो है आउटलाइन किया। इनके आइडिया को रेफर किया गया बाय द वर्ड ट्रांसफॉर्मिज्म। तो इनका जो आइडिया था अबाउट द इवोल्यूशन, उसको नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मिज्म का। व्हाट इज दिस? जैसे मान लीजिए ये एक स्पीसीज है। ठीक है, ये एक स्पीसीज है और ये स्पीसीज नॉर्मली आप कह रहे हो कि ये इवॉल्व हो रहा है, तो ये इवॉल्व होके जो है आगे चल के कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि वक्त के साथ एक स्पीसीज दूसरे में बदल जाता है और दूसरा स्पीसीज जो है तीसरे में बदल जाता है। मतलब कि बदल जाता है, कहने का मतलब हो गया कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड हेंस द वर्ड हैज बीन सजेस्टेड दैट इज द ट्रांसफॉर्मिज्म।
तो ये कहना था लेममार्क का, लेकिन समहाउ ये बात उतनी सही नहीं होती है, क्योंकि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में बदल रहा है और दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म में बदल रहा है, तो बात ये आती है कि फिर हमें इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में इतना वेरिएशन देखने को कहाँ से मिलता है। और अगर पूरा एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि ये पॉपुलेशन इस एंसेस्टर से निकल कर आई है और इसके एंसेस्टर हमें यहाँ पे जो है मेनली लाइक रिपोर्ट करके देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपन। तो समहाउ ये जो ट्रांसफॉर्मिज्म की जो थ्योरी थी वो उतनी वेल एक्सेप्टेड नहीं रही। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या किया था। लेमार्क पब्लिश्ड his hypothesis in 1809 the year Darwin was born। तो इनकी जो भी थ्योरी थी, जो भी इनका मानना था, जो भी इनके हाइपोथेसिस थे रिगार्डिंग द इवोल्यूशन, इन्होंने उसे पब्लिश किया 1809 में, और 1809 में ही जो है सर डार्विन का भी जन्म हुआ था। He explained his finding using the two principle। लेमार्क ने अपनी बातों को प्रूव करने के लिए दो प्रिंसिपल का सहारा लिया। पहला इन्होंने ये कहा, द फर्स्ट वॉज थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। इन्होंने एक थ्योरी थी जिसको हम कहते हैं यूज एंड डिसयूज थ्योरी, और सेकेंड प्रिंसिपल था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड। और दोनों ही थ्योरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी थी, लेकिन बात यही आती है कि उनको कितना एक्सेप्ट किया गया और कितना नहीं। पहले हम बात कर लेते हैं कि लेमार्क का क्या कहना था। ठीक है, लेमार्क ने जो है कुछ यहाँ पे अपनी बातें रखी कुछ अलग अलग फॉर्म में, एज वेल एज इवोल्यूशन को मेनली डिफाइन करने के लिए, क्योंकि लेमार्क की जो भी थ्योरी थी वो कह तो पा रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी थ्योरी इनकी एक साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ प्रूफ नहीं की गई। ऑब्वियसली जो भी चीजें ये कह रहे थे वो एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही चल रही थी, लेकिन कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस भी ऐसे थे जो कि बहुत आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकते थे। जैसे कि सबसे पहला अगर हम बात करें कि इनका पहला पोस्टुलेट क्या था, इंटरनल वाइटल फोर्सेस। यानी इनका ये कहना था कि सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ इंटरनल वाइटल फोर्सेस होती है, यानी जिसे हम कहते हैं विल पावर, आपकी अंदरूनी क्षमता। तो लेमार्क ने ये कहा कि आपका जो इंटरनल विल पावर होता है वो आपके अंदर एक न्यू स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकता है या न्यू ऑर्गन को डेवलप कर सकता है। आपके मतलब कि एक जो नीड आप में क्रिएट हो रही है, इफ यू वांट कि यस आपको इस चीज की जरूरत है एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ विल पावर, तो आप जो है वो न्यू ऑर्गन या वो न्यू स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो। ठीक है, यानी सिंपल सी भाषा में कहें, सो ही वांट्स टू से दैट इवोल्यूशन हैपन बिकॉज ऑर्गेनिज्म हैव एन innate drive to become more complex, but he didn't mention what is that vital forces। तो इन्होंने ये तो कह दिया कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वाइटल फोर्सेस होती है जो उसको वक्त के साथ बदलने में मदद करती है, वो जैसा चाहता है वैसा बदल जाता है, और इस बदलाव के कारण हमेशा जो है ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कभी भी वो ये नहीं समझा पाए कि व्हाट इज दिस वाइटल फोर्सेस, क्योंकि खाली विल पावर बोल देने से साइंस में कोई चीज इतनी आसानी से मान नहीं ली जाती है। तो कभी भी वो ये चीज नहीं समझा पाए कि ये वाइटल फोर्सेस एक्चुअल में क्या है, किस फॉर्म में है। ठीक है, ये इनका पहला पोस्टुलेट था लेमार्क का, जिसको कि हम लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इन्होंने ये कहा बॉडी साइज लार्ज, यानी इनका ये कहना था कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता रहता है, ऑर्गेनिज्म जो है उनका बॉडी साइज इंक्रीज होता रहता है, ये इन्होंने कहा। लेकिन ऑल्दो इस लाइन मतलब इस बात को भी डिस्प्रूव किया गया, क्योंकि ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो कि इवॉल्व होकर जो है अब वो स्मॉलर साइज ले चुके हैं रेदर देन अ बिग लार्ज बॉडी साइज। थर्ड देखते हैं, थर्ड इनका पोस्टुलेट था फ्लक्चुएशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड द न्यू नीड। इनका ये कहना था क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक है, यानी एक कांस्टेंट बेसिस पे नहीं रहता है, ये वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है, और ये जो चेंजेस होते हैं वो एक मतलब उस एरिया को एक एडवर्स कंडीशन में बदल सकते हैं, और इस एडवर्स कंडीशन से फाइट करने के लिए ऑर्गेनिज्म को कुछ नए नीड को डेवलप करना पड़ता है, और उस नीड को फुलफिल करना पड़ता है कुछ नए टाइप के डिमांड के थ्रू। और वो नया टाइप का डिमांड जो है कुछ नया ऑर्गन हो सकता है, कुछ बॉडी पार्ट हो सकता है, और इस बॉडी पार्ट को जनरेट करने के लिए वो ऑर्गेनिज्म इंटरनल वाइटल फोर्सेस की मदद लेगा। यानी और सिंपल भाषा में अगर इसको हम समझना चाहें तो ये कहना चाह रहे थे लेमार्क कि जिस इन्वायरमेंट में या जिस इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो इन्वायरमेंट वक्त के साथ साथ बदलता है। जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट बदलता है वो उस एरिया को थोड़ा सा और ज्यादा लेस सूटेबल बना देता है, एडवर्स बना देता है। अब जो ऑर्गेनिज्म वहां पर है अगर वो उसी इन्वायरमेंट में रहना चाहता है तो उसको जो है अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और इस चेंजेस को करने क्योंकि उसके अंदर ये विल पावर आ रही है कि मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तभी मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो वो चेंजेस वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इंटरनल
विल पावर से कर सकता है, और वो चेंजेस हमें न्यू ऑर्गन या न्यू बॉडी पार्ट के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। ये था थर्ड पोस्टुलेट ऑफ लैमार्किज्म। फोर्थ इन्होंने ये कहा थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो लेमार्क का ये भी कहना था कि बॉडी में जो ऑर्गन है जिसका हम इस्तेमाल पूरी लाइफ करते रहते हैं, वो वक्त के साथ साथ क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। लेकिन जिन ऑर्गन का हम बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो वक्त के साथ साथ डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसे ऑर्गन है जिसका आप लगातार यूज कर रहे हो, तो उसको मॉडिफाई हो जाना चाहिए, उससे और बेटर हो जाना चाहिए, जो कि एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल बढ़ा देगा। आई मीन टू से इट माइट इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। या फिर अगर कोई ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जिसको कि एक ऑर्गेनिज्म लंबे टाइम तक यूज नहीं कर रहा है, तो वो वक्त के साथ डीजेनरेट हो जाएगा। ये था फोर्थ पोस्टुलेट, यानी ये सारी हाइपोथेसिस थी जो कि लेमार्क ने दिया था, और कुछ ऐसी थ्योरी भी, आई मीन टू से कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी प्रोड्यूस किए जिसके थ्रू जो है हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। लेकिन क्या एक्चुअल में उसके पीछे वही रीजन था, वो हमें देखना पड़ेगा। फिफ्थ इनका पोस्टुलेट ये था, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ में एक्वायर करता है इन्वायरमेंट के बदलने की वजह से, यानी ये जो इन्वायरमेंट यहाँ पे चेंज हुआ था थर्ड पॉइंट में, इसके चेंज होने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म ने जो अपने अंदर कैरेक्टर का चेंज किया है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट किया जा सकता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है। अब इन्होंने क्या किया, अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने जिराफ का सहारा लिया कि जिराफ के पास लॉन्ग नेक था, पहले वो शॉर्ट नेक के थे, मतलब उनकी गर्दन बहुत छोटी होती थी, और ये उस वक्त की बात है जब उनके पास फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही फूड की अवेलेबिलिटी कम हो गई, स्कार्सिटी चली आई, उस टाइम पे देखने को ये मिला कि जो जिराफ थे जिनके पास छोटी नेक हुआ करती थी, वो नेक जो है उन्होंने मतलब स्ट्रेच किया ताकि वो ऐसी ट्री से लीव्स को फीड कर सके जो कि ट्रीज काफी ज्यादा हाइट में टॉल थी, क्योंकि जो छोटे छोटे ट्रीज और छोटे छोटे प्लांट्स थे वो खत्म हो चुके थे, सिर्फ उस एरिया में टॉल ट्रीज बाकी रह गई थी। और उनका ये कहना था कि उन टॉल ट्रीज पे फीड करने के लिए जिराफ को अपनी नेक जो है बार बार इस्तेमाल करना पड़ा, ताकि वो अपने नेक को स्ट्रेच करके उतनी हाइट वाली ट्री पे जाकर फीड कर सके। और ऐसा करते हुए जिराफ ने अपने नेक का, यानी अपने बॉडी पार्ट का, एक बॉडी पार्ट का इस्तेमाल इतना ज्यादा किया कि वो वक्त के साथ साथ मॉडिफाई हो गया और वो सर्वाइवल में मदद करने लगा। और आज के टाइम में जितने भी जिराफ है उनकी लॉन्ग नेक इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये जो नया कैरेक्टर आया उसे इनहेरिट कर लिया गया न्यू जनरेशन में, और आज के टाइम में जितने जिराफ होते हैं सभी के पास जो है लॉन्ग नेक है। तो ये सारी बातें इन्होंने कही। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ का मैंने कंसेप्ट आपको समझाया, जिसमें कि ये कहना था कि लगातार रेगुलर बेसिस पे नेक की एक्सरसाइज होती रही, यानी लगातार यूज होता रहा नेक का, और हेंस जिराफ की जो नेक है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो स्नेक हैं एज बिकॉज उनको एक ऐसे एरिया में मेनली सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि जब वो क्रीपिंग कर रहे होते हैं, यानी जमीन पे जब वो रेंग के चल रहे होते हैं और जब वो अपने बोरोज में एंटर करते हैं, तो उस टाइम पे उनके जो लिम्स होते हैं वो अक्सर जो ड्राई लीव्स या फिर ड्राई स्टेम्स पड़े रहते थे उसमें फंस जाते थे। तो लेमा का ये कहना था इसीलिए, और जो मेनली स्नेक है वो क्योंकि क्रीप करके चलते थे तो वो अपने लेग का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, और वक्त के साथ साथ क्या हुआ, वो लेग डीजनरेट हो गए, क्योंकि इनका ये कहना था कि जो ऑर्गन आप यूज नहीं करोगे वक्त के साथ वो डीजनरेट हो जाएंगे। इवन इन सेम वे आज के टाइम में जो मतलब कि हमारे अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो भी एक ढंग से इसी चीज का रिजल्ट हो सकती है कि उसको यूज नहीं किया गया, दैट इज वाई दे आर नॉन फंक्शनल राइट नाउ। नेक्स्ट इन्होंने ये कहा वेब ऑफ हाइंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग एज वेल एज डक। तो इन्होंने ये कहा कि कुछ फ्रॉग एंड डक जो हैं, क्योंकि इन जनरल अगर देखा जाए तो उनके जो लेग्स होते हैं वो वेब्ड टाइप होते हैं, वेब्ड यानी कुछ इस टाइप के, जिनमें कि उनके लिम्स के बीच में भी जो है आप स्किन देख सकते हो। ये इसलिए हुआ क्योंकि कभी कभी इनको खाने की तलाश में जो है वाटर में जाना पड़ा और वाटर में स्विमिंग की जरूरत थी, और ये वेब टाइप के फीट जो हैं वो एक्चुअल में स्विमिंग में मदद करते हैं। ये सारा एग्जाम्पल दिया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अलावा लेमार्क ने ये भी कहा कि जो केव फिश होती हैं, जो गुफाओं में रहने वाली फिश होती हैं, वो अक्सर अंधी होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि केव में प्रेजेंट जो फिश होती हैं वो कभी भी अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करती है, दे आर नॉट यूजिंग देयर आई कंटिन्यूसली, एंड दैट इज वाई उनका जो आई है होता है वो एक ढंग से नॉन फंक्शनल मतलब नॉन फंक्शनल हो गया वक्त के साथ साथ, क्योंकि
केव में जो है उनको अपनी आंखों को यूज करने का मौका नहीं मिला, और हेंस आज के टाइम में जो है उनकी आईज डीजेनरेट हो गई है ड्यू टू द लैक ऑफ यूज फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिराफ का नेक का तो मैंने आपको स्टोरी बता ही दिया क्या था। तो इन सभी बातों का यूज करके, इतने सारे एग्जाम्पल्स थे, इन सभी का यूज करके जो है लेमार्क ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश की कि जो भी वो बोल रहे हैं वो सही है। ठीक है, अब आती है कि उनकी कितनी बातें सही थी। तो चला आता है क्रिटिसिज्म फॉर द लेमार्किज्म। उनकी जो लेमार्किज्म की पूरी थ्योरी थी, पोस्टुलेट था, उसको कैसे क्रिटिसाइज किया गया। तो सबसे पहले देखा जाए, जैसे कि मैंने कहा था, इनका एक ये स्टेटमेंट था कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है उसका बॉडी साइज लार्ज हो जाता है। लेकिन आज के टाइम में बहुत से ऐसे फर्न्स हैं, कॉनिफर्स हैं, ठीक है, गिंगैनेटिक ट्रीज हैं, वो क्या है आज के टाइम में जो है, बट नाउ दे आर वेरी मच स्मॉलर इन साइज। तो कुछ ऐसे भी मतलब कि प्लांट एंड ट्रीज थे जो कि पहले बहुत ज्यादा लार्ज हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में उनका साइज बहुत स्मॉल हो गया है, जबकि बहुत लंबे टाइम से वो भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को जो है डिस्प्रूव कर दिया गया। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर एक्वायर करता है ऑर्गेनिज्म वो वक्त के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट कर लिए जाते हैं नए ऑस्प्रिंग के थ्रू। अब यहाँ पे यही आता है बात कि अगर ऐसी बात है तो जो ब्लैक स्मिथ होता है, ठीक है, एंड मेटल वर्कर जो होते हैं, मतलब कि जो लोहार बोल लीजिए, ठीक है, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ब्लैक स्मिथ एंड मेटल एरिया में काम करने वाले वर्कर्स, उनके मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो कहा यह गया फिर तो उनके ऑस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे उनके मसल्स ऑलरेडी स्ट्रांग होने चाहिए, वो तो वीक प्रोड्यूस ही नहीं होने चाहिए, बट ऐसा केस नहीं था। तो क्योंकि स्ट्रांग मसल्स वाज द एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसको एक्वायर्ड किया गया है, जिसको डेवलप किया गया है, लेकिन उतने ही स्ट्रांग मसल्स जो है ऑस्प्रिंग में चला जाए, ये ये जो है समहाउ एक वैलिड मतलब पॉइंट नहीं था। सिमिलर बेसिस पे जैसे कि आपने देखा होगा लड़कियां जो है कान में पियर्सिंग करवाती है, बट कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि उनसे होने वाले ऑस्प्रिंग के कान में ऑलरेडी पियर्सिंग हो। तो पियर्सिंग करवाना दैट इज अ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब कि एक्वायर्ड कैरेक्टर, लेकिन वो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है इनहेरिट नहीं किया जाता है। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल है, लाइक टैटू ले लीजिए, जो जिस इंसान की बॉडी पे टैटू है आप ये नहीं कह सकते क्योंकि टैटू बनवा लेना इट इज अगेन अ टाइप ऑफ द कैरेक्टर विच इज एक्वायर्ड इन द लाइफ। ठीक है, जब वो लिविंग कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म, तो वो कैरेक्टर को वो एक्वायर कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे प्रोड्यूस होने वाला ऑस्प्रिंग की बॉडी पे ऑटोमेटिकली पहले से ही टैटू होगा। तो समहाउ ये जो थ्योरीज थी उसको इस बहुत से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को डिस्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा था कि थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो डिसयूज का तो एक वक्त के लिए समझ में आता है कि ठीक है, जिस ऑर्गन का इस्तेमाल बॉडी में नहीं होगा वो माइट भी वक्त के साथ साथ जो है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाएगी, लेकिन जिसका यूज हो रहा है वो लगातार मॉडिफाई होती रहेगी, ये भी चीज कुछ हजम नहीं हुई। ऐसा क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ह्यूमन आई देखते हैं, आंखें ऐसी हैं, जबान ऐसे हैं, हमारे लिम्स ऐसे हैं कि हम इसे पूरी लाइफ यूज करते हैं। मतलब आंखें, जबान और हाथ, इनका हम पूरी लाइफ यूज कर रहे होते हैं डे टू डे काम करने में। आंखें तो हमारी हमेशा ही यूज में रहती हैं। तो बात ये थी कि वक्त के साथ साथ हमारी आईसाइट वीक हो जाती है, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ साथ बिकॉज वी आर यूजिंग आवर आई फॉर अ वेरी लॉन्गर बेसिस, ऐसा नहीं है कि हमारी आंखों में जो है कुछ और ही अलग टाइप का कैरेक्टर चला आया हो। और मतलब कि अगर ऐसा था कि मान लीजिए कोई जो ऑर्गन लगातार यूज हो रहे हैं वो मॉडिफाई हो जा रहे हैं, तो हमारी आंखें जैसे पहले थी वैसी आज की आज नहीं रहनी चाहिए थी, वो भी एक पॉजिटिव तरीके से मॉडिफाई हो जाना चाहिए था, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। तो अगेन थ्योरी ऑफ यूज जो था उसको भी एक ढंग से डिस्प्रूव कर दिया गया। तो ये सारी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसके थ्रू जो भी बातें लेमार्क ने कही थी कि इवोल्यूशन मतलब कि इस तरीके से होता है, 5 पॉइंट उन्होंने दिए थे। सारे पॉइंट्स को जो है बहुत से एग्जाम्पल को देकर क्रिटिसाइज कर दिया गया। और विल पावर को तो वो खुद ही नहीं बता पाए थे कि व्हाट इज दैट एक्चुअली द विल पावर इज, तो वो तो वैसे ही हटा दी गई वो थ्योरी। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म था। इतना ही नहीं, इनको क्रिटिसाइज करने के लिए एक और यहाँ पर मेनली साइंटिस्ट थे जिनका नाम है विजमैन, ठीक है, या वाइसमैन, व्हाटसोएवर यू वांट टू प्रोनाउंशिएट। सो इन्होंने क्या किया, ये एक बहुत ही मतलब बड़े क्रिटिक थे फॉर द लेमार्क, जो कि लेमार्क का जो थ्योरी दिया गया था। तो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इन्होंने ये कहा, क्योंकि लेमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा था,
तो इन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी है वो अपने आप में एक लाइन में पढ़ो तो सही लगती है, लेकिन जो कैरेक्टर, जो इनका ये कहना था कि जो कैरेक्टर हम सोमैटिक लाइन में एक्वायर करते हैं, यानी सोमैटिक सेल में जो चीजें चेंज होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जा सकती हैं, लेकिन जो भी चेंजेस गैमेटिक लाइन में या गैमेटिक सेल्स में होती हैं या जर्म सेल में होती हैं, वही चेंजेस जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इन जनरल देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है दो टाइप का होता है, सोमैटोप्लाज्म जो कि सोमैटिक सेल में होता है, जर्म प्लाज्म जो कि जर्म सेल में होता है। ठीक है, तो वाइसमैन का यही कहना था कि जो सोमैटिक लाइन में जो चेंजेस होंगे वो कभी भी अगली जनरेशन में जाएंगे नहीं, और जो जर्म सेल में जो भी चेंजेस होंगे वो अगली जनरेशन में चले जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने माउस लिया और माउस की टेल को लगातार 22 जनरेशन तक काटा। ठीक है, लेकिन किसी भी जनरेशन में जो ऑस्प्रिंग आते थे उनमें से किसी भी ऑस्प्रिंग में कटा हुआ टेल नहीं मिलता था। जो भी ऑस्प्रिंग आते थे वो एकदम नॉर्मल टेल के साथ आते। तो इससे इन्होंने क्या किया, इससे इन्होंने ये कहा कि भाई अगर लेम्मा की ये जो थ्योरी थी दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अगर ऐसा होता तो टेल जो है एब्सेंट रहना चाहिए था लगातार 22 जनरेशन में, लेकिन पूरे ही जनरेशन में जितने भी माउस के ऑस्प्रिंग आए उन सभी में टेल प्रेजेंट थी। तो इन्होंने ये कहा कि मैं लगातार 22 जनरेशन से इसको कट करते जा रहा हूँ टेल को, लेकिन मुझे एक भी टेल कटा हुआ माइस जो है वो नहीं मिला ऑस्प्रिंग के तौर पे। तो इनका यही कहना था कि जो चेंजेस, क्योंकि टेल को काटना इज अ टाइप ऑफ द सोमैटिक चेंजेस, हम सोमैटिक सेल में चेंजेस कर रहे हैं, जर्म सेल में तो नहीं कर रहे हैं। तो इनका यही कहना था कि जो भी चेंजेस हम सोमैटिक लाइन में करेंगे वो चेंजेस कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कान के पियर्सिंग का, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत टैटू का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ब्लैक स्मिथ का एग्जांपल दिया। तो कभी देखा है कि जो कैरेक्टर एक इंसान में होता है जो वो पूरी लाइफ में एक्वायर करता है, वो कैरेक्टर डायरेक्टली जो है उसके ऑस्प्रिंग में चला जाए? ऐसा नहीं होता है अनटिल और अनलेस कोई कैरेक्टर जर्म लाइन पे फिक्स हुआ हो। तो इनका ये कहना था, ही सेड दैट द चेंजेस मेड इन द सोमैटिक सेल डू नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो चेंजेस सोमैटिक सेल में किए जाते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे, while the changes made in the germ cell lead to the inheritance in all following generation। लेकिन ऐसे चेंजेस जो कि जर्म सेल में किए जाएंगे वो लगभग सारी जनरेशन में जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके थ्रू जो है इन्होंने सबसे पहले तो क्वेश्चन आने को यहाँ से ये भी आ जाता है कि थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, क्योंकि इससे पता ही चल रहा है कि जर्म प्लाज्म में जो चेंज होगा वही एज इनहेरिटेड कैरेक्टर की तरह कंटिन्यू होता रहेगा। और ये सबसे बड़े क्रिटिक थे, ठीक है, जिन्होंने एक ढंग से जो है लेमार्किज्म की जो थ्योरी थी उसके लिए क्रिटिसाइज इन्होंने किया था। तो इस ढंग से हमने देखा कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है सब कुछ। अब जरा सा कुछ और चीजें भी यहाँ पे देख लेते हैं, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला था लेमार्क के क्रिटिसिज्म का। तो जो पहला इनका प्रिंसिपल था वो भी गलत हुआ, जो कि क्या था कि देयर इज अ नो वाइटल फोर्सेस इन ऑर्गेनिज्म विच कैन इंक्रीज देयर बॉडी पार्ट। पहला इनका थ्योरी ये था कि भाई देयर इज अ वाइटल फोर्स, इंसान ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई वाइटल फोर्स या विल पावर होती है जिसकी वजह से वो अपने बॉडी पार्ट को इंक्रीज कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। तो यही बोला गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो वाइटल फोर्सेस इन ऑर्गेनिज्म जो कि उनके बॉडी को मॉडिफाई कर सके उनके विल पावर या उनकी नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो इनकी प्रिंसिपल था वो भी गलत था। ये बोला गया यस, जो कि सेकंड प्रिंसिपल इनका क्या था कि इन्वायरमेंट जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यू नीड क्रिएट करता है। तो इस बात के लिए एग्री किया गया कि यस बिल्कुल इन्वायरमेंट जो है ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, लेकिन न्यू ऑर्गन डिडंट रिजल्टेड फ्रॉम द न्यू नीड। लेकिन नए नीड से एक ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गन डेवलप कर ले, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, लेमार्किज्म का जो प्रिंसिपल था थर्ड, इट मे बी करेक्ट दैट इज रिगार्डिंग द यूज एंड डिसयूज थ्योरी, स्पेशली द डिसयूज थ्योरी। यूज का तो नहीं बोला गया क्योंकि यहाँ पे बोला गया है मे बी, ठीक है, यानी हो भी सकता है कुछ हद तक, लेकिन यूज वाला जो चीज था वो किसी किसी केस में अप्लाई होता है, किसी किसी केस में अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए इसके पास मे बी लगाया गया है, यानी किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप लेंगे तो ये आपको सही दिखेगा और किसी एग्जाम्पल को लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो कुछ परसेंटेज में हम इसको जो है समहाउ सही कर लेते हैं और कुछ डिपेंड करता है कि किस केस को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ था इनका प्रिंसिपल, लेमार्किज्म प्रिंसिपल जो था वो था द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बाय लेमार्क इज डिस्टिंक्ट एंड सिंपल, हाउएवर इट लैक द साइंटिफिक एविडेंसेस। तो जो इनका लास्ट थ्योरी था दैट इज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो बहुत
अलग था एज वेल एज सिंपल भी था, लेकिन समहाउ इनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं था, तो उसको स्टार्टिंग में जो है डिस्प्रूव किया गया, लेकिन बाद में उसको इस चीज को लेकर सपोर्ट कर दिया गया भाई कि अगर वो मतलब कि कैरेक्टर या चेंजेस जो है वो अगर जर्म लाइन पे हुए हैं तब वो एक्वायर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत से साइंटिस्ट थे जो कि लेमार्क की हुई बातों पे जो मतलब जब ये चीजें चल रही थी उसी वक्त उसी दौरान में जो है लेमार्क की डेथ हो गई थी। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट साइंटिस्ट जो कि आए और उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी बातें लेमार्क सर ने कही हैं उनकी सारी बातें गलत नहीं है, तो क्यों ना हम इनकी थ्योरी को हमारा जो एविडेंस है, हमारे जो साइंटिफिक प्रूवन चीजें हैं, क्यों ना उससे मिलाकर जो है हम एक नई थ्योरी रेडी कर दे जिसे हम नाम देंगे नियो लेमार्किज्म, ठीक है। नियो का मतलब होता है न्यू, यानी न्यू टाइप का लेमार्किज्म इन्होंने नाम दे दिया। और इसमें क्या किया गया, इसमें उन सारी शॉर्ट कमिंग्स और लिमिटेशन को हटा दिया गया जो कि लेमार्किज्म को सही साबित नहीं कर रही थी। जो बातें लेमार्क की सही थी उनको रखा गया और कुछ नई चीजों को ऐड ऑन कर दिया गया। सो नियो लेमार्किज्म क्या कहता है? न्यू लेमार्किज्म ये कहता है कि बिल्कुल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लेकिन चेंजेस इट्स हेरिडिटी, और जो हेरिडिटी होती है उसे वो चेंज कर देता है। नेक्स्ट, एट लीस्ट सम वेरिएशन एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल कैन बी पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। कुछ ऐसे वेरिएशन हैं जो ऑर्गेनिज्म में आते हैं और वो ऑफस्प्रिंग में पास हो सकते हैं कुछ हद तक। नेक्स्ट बोला गया इंटरनल वाइटल फोर्सेस किसी टाइप का रोल प्ले नहीं करता है इवोल्यूशन में। तो ये बात को तो नियो लेमार्किज्म से भी डायरेक्टली कह दिया गया कि भाई ये गलत स्टेटमेंट था और ये गलत रहेगा। फोर्थ में बोला गया कि सिर्फ वही वेरिएशन ऑफस्प्रिंग में पास हो सकते हैं जो कि जर्म सेल पर हो या फिर सोमैटिक सेल गिव राइज टू दी जर्म सेल। तो वही चेंजेस आगे चल के ऑफस्प्रिंग में जा सकते हैं जो कि जर्म सेल में प्रेजेंट हो, और या फिर सोमैटिक सेल से जब कोई जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है तो उस केस में भी जा सकते हैं। लेकिन सोमैटिक सेल से डायरेक्टली जो है हम चाहें कि हाँ कोई चेंजेस दूसरे ऑर्गेनिज्म में चला जाए तो वो नहीं जाएगा। तो उसका सिर्फ केस यही है कि जर्म सेल में वो चेंज होना चाहिए, या फिर वो जो भी इवोल्यूशन या फिर आप कह सकते हो जो भी एक टाइप का चेंज है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले ऑफस्प्रिंग में भी होगा वो चेंज जर्म लाइन पे रहना चाहिए, तभी वो आगे चल के देखने को मिल सकता है। तो ये सारी स्टोरी थी रिगार्डिंग दी लेमार्किज्म कि लेमार्क ने क्या कहा, उनको कैसे क्रिटिसाइज किया गया और उनकी कौन कौन सी थ्योरी को आगे जो है हम आज भी कंसीडर करते हैं। जैसे आज हम ये बिल्कुल कंसीडर करते हैं कि इन्वायरमेंट जो है ऑर्गेनिज्म पे इन्फ्लुएंस करता है, और वो इन्फ्लुएंस जो होता है ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म उससे मतलब कि समहाउ फाइट बैक करने के लिए स्ट्रगल भी कर रहा होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी। और नेक्स्ट इसको जो लास्ट वाला थ्योरी जो कि हमने कहा जर्म सेल वाला, ये भी पूरा रिजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन उसमें एक ये वर्ड ऐड कर दिया गया कि बिल्कुल जो कैरेक्टर्स हैं जो एक्वायर किए जाते हैं वो ऑफस्प्रिंग में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन कैरेक्टर को जो है जर्म सेल में फिक्स रहना जरूरी है, या उन चेंजेस को रादर टू से उन चेंजेस को जर्म सेल में रहना जरूरी है, तभी वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद द लेमार्किज्म एज वेल एज इट्स क्रिटिसिज्म एंड नियो लेमार्किज्म। ओके।